मेरा संदीप आपसे सवाल था कि सर अभी कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण था वो इस देश में आ गया और उसका विरोध नहीं हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ओबीसी एससी एसटी आदिवासी दलित पिछड़ा इतना न्यायप्रिय हो गया है कि एक आरक्षण 1990 में लागू हुआ तो लोग सड़कों पर अपने को जला लिए, कुछ लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, कुछ लड़कियां ऐसा पोस्टर लेके घूम रही थी कि उनको अब रिजर्वेशन लागू हो गया तो उनको हस्बैंड नहीं मिलेंगे। जेएनयू जैसी प्रोग्रेसिव जगह पे प्रोफेसर्स विरोध कर रहे थे। मतलब वो बातें मैं क्या ही बोलूं कि किन लोगों ने विरोध करा है उनका अगर इतिहास और इतिहास निकलना चाहिए। जिन लोगों ने ओबीसी आरक्षण का विरोध करा है उनका इतिहास पता करो और जाके नाम देखो, बहुत खतरनाक नाम मिलेंगे। हाँ। तो मतलब बड़े बड़े नाम जो बहुत हाँ। इंटेलेक्चुअल भी माने जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण है या कोई भी आरक्षण की व्यवस्था है, पहले आप कोई भी पॉलिसी लाते हैं तो क्लैरिटी होती है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं इस जगह पे इतने % देना चाहता हूं, वो ग्राउंड क्या है। जैसे ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है तो 1931 का जो सेंसस है उसके आधार पे दिया गया है। तो ये 10% का पॉपुलेशन वाला कहाँ से डेटा लिया है वो पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरा कि इनको चलो आरक्षण मिला है, ईडब्ल्यूएस का चलो आरक्षण मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाता है, उतना ग्रिल नहीं करते हैं, सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मेरा है कि जो रिजर्वेशन ऑलरेडी ओबीसी का है वो तो सही तरीके से लागू हो। बहुत जगह मैं देखता हूं कि ओबीसी की मेरिट अनरिजर्व से ज़्यादा कैसे जा सकती है। मतलब सिंपल लॉजिक है कि अगर है तो पहले जो टॉप के हैं उनको कोई भी इमटेरियल है। अनरिजर्व का मतलब है कि 50% के ऊपर जितने भी लोग हैं कहीं से भी हैं उनको उठाओ, उसके बाद जितने बचेंगे उसमें से छाटोगे। सिंपल लॉजिक है, लेकिन बहुत जगह यही लागू नहीं हो रहा है। और वो इंप्लीमेंट करने वाले कौन लोग हैं। जैसे मैं इसी पे बात करूँ कि जब कास्ट सेंसस का पहले मुद्दा आया होगा, अलग अलग सरकारें रही हैं, केवल एक सरकार नहीं थी, तो ज़्यादा संख्या इस देश में मानो चाहे ना मानो बहुजनों की है, ओबीसी एसटी एसटी की है, जो चाहते हैं कास्ट सेंसस हो। तो सरकार में कौन लोग थे कि 2011 में जब सेंसस कराई भी गई, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ, उसके बाद भी इसको रोक दिया गया कि ऐसा क्या है, ऐसा मतलब क्या इसमें चीज़ें हैं जो बाहर आने वाली हैं, उस पर ध्यान देने वाली बात है। नहीं, मैं इसी प्रोफेसर संदीप सर से पूछ लेता हूँ। सर इस आंदोलन का जो नेतृत्व है, कास्ट सेंसस का जो नेतृत्व किया वो ज़्यादातर ओबीसी लीडर्स और दलित लीडर उसमें थे, जिसमें रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे और उसके बाद नेताजी थे, लालू जी थे, बहुत सारे लोग थे। फिर अखिलेश जी, तेजस्वी जी, सबका नाम आता है कि इन्होंने कास्ट सेंसस की लगातार मांग की है। मैं आपसे संदीप सर ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कास्ट सेंसस होने वाला है, इसका क्रेडिट राहुल गांधी को मिल रहा है अकेले कि ये अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर अगर नहीं आती तो शायद ये कास्ट सेंसस नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2011 में तो सब कुछ हुआ था, तो अगर कांग्रेस इतनी न्यायप्रिय थी, राहुल गांधी की ही पार्टी, तो वो डेटा क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आया। हाँ, इसका एक लाइन में पहले तो ये मैं बता दूं कि अभी की जो बीजेपी है वो उसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस ही है। हाँ। पहला तो ये हुआ। दूसरा ये है जो इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, सबसे पहले भारत में जातिगत जनगणना अंग्रेजों ने 1881 में जातिगत जनगणना एक्चुअली, हाँ, वो बेसिकली 1871-72 में उन्होंने जनगणना शुरू की। हाँ। वो ठीक नहीं हुई तो फिर 1881 में की। फिर उसके बाद वो लगातार करते रहे, किया 1941 तक। और उन्होंने 1901 में जो जातिगत जनगणना की उसमें करीब 1600 जातियाँ थीं, ठीक ना। उसके बाद चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 को शुरू हो गया तो वो जो 41 का आंकड़ा था उसको रिलीज नहीं कर पाए। अब इसको आप ध्यान रखिए कि 1931 के आंकड़े से हमारा देश चल रहा है और 2031 आने वाला है। तो ये भारत की तरक्की का आलम है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये तो जो है सो है आंकड़े लेके चल रही है सरकार। अब उसमें ये है कि भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे लैंड रिफॉर्म की बात चल रही थी। कांग्रेस ने अपने एजेंडे में इसको शामिल कर रखा था। अब उसमें क्या था कि कांग्रेस एक्चुअली अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी की व्यवस्था कर रखी थी और उस प्रेसिडेंसी में सरकार चुनी जाती थी। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी का मैं एग्जांपल लूँ तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, राजा जी उसके प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन राजा जी को हराया जस्टिस पार्टी ने 1921 में। हराया इसी पे क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व नहीं था बहुजनों का, जो ओबीसी एससी एसटी थे उनका नहीं था। उन्होंने जस्टिस पार्टी इसीलिए बनाई, 3 लोगों ने मिलकर, और उन्होंने चुनाव भी जीता, सरकार भी बनाई और वहाँ लागू भी किया इस सोशल जस्टिस के माने काम को। तो कुल मिला के 47 में जब ये सरकार बनी तो अब उसको बहुत होशियारी से लोग कह रहे हैं, इसको समझिए, क्योंकि इसको भी जानने की ज़रूरत है। जब हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं तो हमको याद रखना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का जजमेंट आया है कि हम
मैंने सरकार का निर्णय है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो रवीश कुमार जो कि एक ब्राह्मण पत्रकार हैं, उनके थंबनेल पर खाली राहुल गांधी जी का फोटो है कि जातिगत मैंने राहुल गांधी की जीत हुई या कुछ थंबनेल था जिस पर खाली उनकी फोटो है। कायदे से उस पर लालू प्रसाद यादव की, आरजेडी की, सपा की, डीएमके की, ये सब वो पार्टियां हैं जिनका सबका नाम रहना चाहिए था। तो ये सच को दिखाने का एक तरीका है, मेरी बात को समझिए। जो ये तथाकथित, अगर एक तरफ गोदी मीडिया है तो तथाकथित जो लिबरल मीडिया है वो भी दूसरे तरह से बायस्ड है। अब मैं उस पर आऊँगा, क्रमशः आऊँगा, उसके मैं आपको तथ्यों को देता हूँ, क्योंकि इसको आपके दर्शकों को जानने की जरूरत है कि जब काका कालेलकर कमीशन बना तो गोविंद बल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री थे। उन्होंने 3 तर्क दिए। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जो है, जबकि वो बहुत शानदार रिपोर्ट थी, उसमें 70% रिजर्वेशन महिलाओं को, सारी महिलाओं को, अपर कास्ट महिलाओं को भी रिकमेंडेड था। उसमें 40% ग्रुप बी सी की नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन था। ग्रुप ए में 25% था। साफ साफ उन्होंने, गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि हम पंचवर्षीय योजना लागू कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो जाएगा, रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। ये डेटा जो है ठीक से कलेक्ट नहीं किया गया साइंटिफिक ढंग से, इसलिए ये रिपोर्ट सही नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा कि इसको लागू करने से जातिवाद बढ़ेगा और दिक्कतें होंगी। तो ये उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और जो बीजेपी कह रही है उसमें पूरा झूठ भी नहीं है। वो डंप कर दिया गया, कूड़ेदान में डाल दिया गया, नहीं लागू हुआ। नुकसान किसका हुआ? जो ओबीसी की, कहा जाता है कि 30 साल की एक पीढ़ी होती है। अब आप सोचिए कि अगर ये लागू हुआ है केंद्र में रिजर्वेशन ओबीसी का 7 में, और वो लागू हो पाया ठीक से 9 में, तो आप किसका नुकसान हुआ है? 47 से 2009 किसका नुकसान हुआ है? कितनी पीढ़ियों का नुकसान हुआ है? किसने किया है? तो अब उसके बाद सोचिए, उसके बाद के कामराज कांग्रेस में एक बड़े लीडर थे जो ओबीसी थे, नाडर थे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री वो नहीं बने, उनको ऑफर मिला था। फिर बहरहाल जो भी हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, मंडल कमीशन बनता है, वो अपनी रिपोर्ट 2 साल में जमा कर देता है 31 दिसंबर 1980 को। लागू नहीं करने वाले लोग कौन थे? मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। नेपोलियन कहता था कि इतिहास हो चाहे मैथमेटिक्स हो, ये 2 सब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो आपकी पास्ट की जो गलतियाँ होती हैं उसका रिकॉर्ड होता है। मैथमेटिक्स आपके दिमाग को शार्प रखता है। तो अब क्या हुआ कि मंडल में रिकमेंडेशन, देखिए बहुत साइंटिफिक ढंग से मंडल को मालूम था कि, अब याद रखिएगा, आज़ाद भारत में बहुत पहले ही रिजर्वेशन आ चुका था। साहू जी महाराज ने कोल्हापुर में, मैसूर के वडियार, जिन्हें यादव राजा भी कहा जाता है, अरसू थे वो, उन्होंने 1925 में, सर लेस्ली मिलर एक जज थे वहाँ के मैसूर के हाईकोर्ट के, उनके मैंने नेतृत्व में एक कमीशन बनाया था। उन्होंने रिपोर्ट जमा की कि इस तरह से दिक्कतें होंगी, जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक उत्थान नहीं होगा। वहाँ पे कोल्हापुर, मैसूर और तमिलनाडु, अब आज देखिए भारत का सबसे विकसित इलाका है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद भी विरोध हुआ। विरोध में सरकारें कौन थीं? कौन विरोध कर रहा था? लगातार जातिगत जनगणना की मांग हो रही थी, इंदिरा गांधी ने उसको नकारा, वाजपेयी ने नकारा, ये तथ्य है। और उसके बाद जो आपका उसके बाद यूपीए 1 आया, उसमें भी टालते रहे। यूपीए 2 आया, आपने 5000 करोड़ खर्च किए और आपने सर्वे किया और कहा कि 8 करोड़ से ज़्यादा गलतियां। झूठ है ये सब, बहुत साइंटिफिक ढंग से हो सकता है। मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, अगर गलतियां भी हैं तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि 11 तक तो आप सोए हुए थे। ठीक है, राहुल गांधी ने 2 साल से बहुत मेहनत किया, तेलंगाना में उन्होंने आंकड़े जारी करवाए हैं, लेकिन वहाँ के ओबीसी संगठनों का आरोप है कि ये आंकड़े भी फॉल्टी हैं। 54% ओबीसी नहीं है वहाँ। एनीवे, इसको भी एक तरफ रख दिया जाए। कर्नाटक का भी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन हो चुका है। तो कुल मिला के कांग्रेस ने इस पर काम किया 2 साल से, राहुल गांधी ने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो एक व्यापक इतिहास है, उसमें जो पार्टियाँ हैं वो कौन है? आरजेडी ने 2023 में सक्सेसफुली कराया, और बिहार में कराया आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू उस समय शासन में थे। तो आरजेडी लगी हुई थी, सपा लगी हुई थी, डीएमके लगी हुई थी, जो दक्षिण की पार्टियां थीं। वो चाहती थी, वो जानती हैं कि बिना डेटा के कैसे हो सकता है। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, 94 से 9वीं अनुसूची में शामिल है, और बिहार वाले रिजर्वेशन को आप 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने देते हो, और इधर आप ईडब्ल्यूएस का रातों रात लगा देते हो, जिसमें 2 साल बाद सुनवाई होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हिपोक्रेसी, पाखंड और झूठ, और ये कहाँ से हो रहा है इसी का पता बताती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो पूरा उसको टोटलिटी में देखने की ज़रूरत है। इसलिए हमको लगता है कि इसीलिए मुझे रवीश कुमार की पूरी ज़रूरत नहीं है।
हमारे तरफ अपने मैंने हर, इसीलिए ओबीसी दलित का मसीहा बनने की उसको ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए कम्युनिटी के लोगों को जब तक जात जमात में नहीं बदलती है तब तक ये उसके अपने लोगों के अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और उस पर सवाल और बात करने की ज़रूरत है। जी। तो जैसे सर ने बोला कि रिप्रेजेंटेशन की बात, जब भी हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो एक पिटकिन करके एक राइटर है, 1971 के आसपास उनका वर्क है। तो दो बातें करती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है और एक होता है सब्सटेंसिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब है कि मैं ओबीसी से हूँ और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरा है कि मैं ओबीसी से हूँ और ओबीसी के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जर्नी केवल यही नहीं है कि एक समाज प्रतिनिधित्व चाहता है, वो अपने इशूज को, बहुत सारे मैं ऐसे लीडर्स को देखता हूँ जो मेरी कास्ट से हैं लेकिन मेरी कास्ट के या ओबीसी के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। तो ये भी एक है कि जर्नी वहाँ तक है जहाँ पे जो सबसे कमज़ोर है, जो भी कमज़ोर है, अगर आपके विदिन भी आसपास मोहल्ले में भी आपके है, तो आपको न्याय प्रिय अगर बनना है, संविधान के हिसाब से चलना है, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम कास्ट सेंसस की खासतौर पे बातें करें तो 1901 में जब पहली बार ये कास्ट सेंसस होती है तो राइजली करके थे जो डायरेक्टर थे इसके, तो उन्होंने बड़ी गलती क्या करी, उन्होंने वर्ण व्यवस्था के आधार पर कास्ट सेंसस करने की कोशिश करी। तो हिरार्की बहुत दिमाग में आ गई कि यार हिरार्की में ऊपर है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम ऊपर पहुंच जाएं, तो उसकी वजह से बहुत गड़बड़ हो गई थी। फिर 1931 की जो जनगणना है तो उसको कराने वाले जो डायरेक्टर थे उनका नाम था J.L. हट्टन। उनकी एक किताब है 1963 की, कास्ट इन इंडिया करके, वो लोगों को पढ़नी चाहिए। और उसमें उन्होंने बहुत सही लॉजिक दिया है कि कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है। वो ऐसे है कि अगर किसी को कैंसर है तो क्या दवा बीमारी है या कैंसर बीमारी है, मतलब आपको है कि अगर वो दिक्कत है सोसाइटी में और ये कास्ट है, मतलब अगर कोई इंसान ये बोलता है कि इस देश में जाति नहीं है, जाति में भेदभाव नहीं होता, तो वो झूठ बोल रहा है। मतलब सबको पता है, एनसीआरबी के डेटा उठा लो, वो रियलिटी है। तो कास्ट सेंसस हो रही है, हमें ध्यान इस पे देना चाहिए कि कास्ट सेंसस के जो इम्पैक्ट होने वाले हैं वो कितने ईमानदारी से होंगे। जो लोग इसमें शामिल हैं, क्रेडिट लेने के लिए अलग अलग लोग ले सकते हैं, सबका हक है, सब देश है, सबका है। मेरा है कि ऐसा वो होना चाहिए कि जो हमारा गोल है न्याय की तरफ बढ़ना, सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ना, चाहे वो रोहिणी कमीशन के माध्यम से है, सब कैटेगराइजेशन के माध्यम से है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन और न्याय की जो यात्रा है वो पूरी होनी चाहिए। और जितने भी महान नेता रहें, जितनी भी पार्टीज़ हैं, सब पॉलिटिकल चीज़ें उसमें करते रहें, लेकिन देश का यही है कि देश बेहतर तभी होगा जब जस्टिस होगा, जब इक्वलिटी होगी, जब फ्रेटर्निटी होगी, जब हर नागरिक जैसा फील कर पाएगा। ऐसे नहीं फील करेगा कि मैं इस देश का हिस्सा तो हूँ लेकिन शायद मैं किसी और से कम हिस्सा हूँ। नहीं, आप भी इस देश का उतना ही हिस्सा है जितना कोई और है। तो वो नागरिक वाली फीलिंग आएगी, वो सारी चीज़ें आएंगी, और वो एक अच्छी पॉलिसी तभी बन पाएगी जब इस तरह की बातें होंगी, जहाँ पे डेटा होगा आपके पास, वो सारी डेटा का यूज होगा और फिर वो सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। संदीप, आप ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना से न्याय होगा और न्याय की अवधारणा को लेके आपने तमाम तर्क रखे। मेरा इसी से प्रोफेसर साहब से एक सवाल है कि मतलब ये मानसिकता कैसे किसी की बन सकती है इस देश में कि वो इस तरह सोचना शुरू कर दे कि ये चीज़ हो रही है तो उसके विरोध में। मैंने बहुत सारे ट्वीट्स लोगों के पढ़े हैं। कुछ लोगों ने ये बोला कि आज हमने खाना नहीं खाया, कुछ लोगों ने बोला कि आज मुझे नींद नहीं आई रात में, कुछ लोगों ने ये बोला कि नरेंद्र मोदी को मैं अनफॉलो कर रहा हूँ क्योंकि हम जो उम्मीद कर रहे थे भाजपा से वो हमारे साथ वैसा नहीं हुआ। तो क्या जनगणना की घोषणा के बाद ही ऐसे लोग भी इस देश में रहते हैं जो ये चाहते हैं कि जनगणना ना हो, और वो ये भी चाहते हैं कि कोई न्याय ना हो? अगर वो न्याय होने लगेगा तो खाना नहीं खाएंगे। कुछ लोगों ने फ़ोटो शेयर करके बोला कि संबित पात्रा की एक फ़ोटो है, एक गरीब परिवार के घर में खा रहे हैं और वो गरीब परिवार के 5 बच्चे वो थाली की तरफ देख रहे हैं और आदमी वो खा रहा है। तो कुछ लोगों ने बोला कि जो एक आदमी खा रहा है अकेले, हम चाहते हैं कि इन 5 बच्चों में बांटा जाए। आप क्या सोचते हैं सर? नहीं, देखिए एक्चुअली कल्चर जो होता है ना, देखिए परमिंदर, ऐसा है कि समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो लंबे समय से शोषण कर रहा होता है ना, वो एक्चुअली वो बराबरी नहीं चाहता है। उसकी कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है, सारी कैपिटल उसी के पास है। देखिए, चाहे वो कल्चरल कैपिटल हो, सोशल कैपिटल हो, चाहे कैपिटल हो, अब वो सोचता है ना कि देश में टैक्स सभी देते हैं। उसको लगता है कि बैंक से लोन लेके और मैं उद्योगपति हो गया हूँ तो सारे देश को अपने सर पे लेके मैं घूम रहा हूँ, उसको लगता है। और वो इतना ज़्यादा एक तरह से अन्याय में विश्वास करने लगा है कि वो किसी के लिए न्याय होते देख नहीं सकता। उनको इलाज की ज़रूरत है, बीमार लोग हैं।
और उनको जो बेसिकली जो इलाज मिलेगा इसी तरह की चीज़ों से मिलेगा। अब जाति टूटेगी कैसे? जाति टूटेगी भी तभी जब लोग जिनको आप समझते नहीं हैं कि वो आपके बराबरी में खड़े हों, वो आपके बराबरी में खड़े हों। जब वो खड़े होंगे और देश भी बेहतर तभी होगा, क्योंकि वो बराबर होंगे, ऊपर आएंगे। कुछ लोगों के ऊपर रहने से थोड़ा ही कुछ होगा। तो ये जब सब बराबर होंगे, ऊपर होंगे, समता आएगी, इक्वालिटी की बात होगी, तभी बंधुत्व भी बढ़ेगा। नहीं तो फिर इंडिया के भीतर एक युद्ध चल रहा है। जो आपने बात कही ना डेटा की बात, डेटा चित्रा त्रिपाठी झूठ बोल रही हैं। 14.27% यादवों के पास 7% ज़मीनें हैं, नौकरियां 1.5% हैं। और भारत गालियां तो सबसे ज़्यादा काम क्रिस्टोफ जैफलो ने किया है। उनको उनके ट्वीट पे चले जाइए, सबसे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, साइंस में पढ़ाते हैं। अब उनको सबसे ज़्यादा गालियां लोग भारत में देते हैं। लोग लाइक लिखते हैं लगातार। वो उन्होंने अपने 2-3 दिन पहले जब कास्ट सेंसस की घोषणा हुई तो अपने एक ट्वीट को रीट्वीट किया, उस पर लगातार गाली दे रहे थे। एक ने लिखा मुझे कि तुम इसको बाप बना लो अपना। मैंने कहा कि भाई जो सच की बात कर रहा है उसको तो आपको सुनना पड़ेगा। तो देखिए बेसिकली ये लोग अन्यायी लोग हैं। देखिए भारत कहाँ है? कहीं ओलंपिक्स में है, खेल में है, पढ़ाई में है, एकदम सही कहा। किसी इनोवेशन में है, कुछ किया है? आप चीन को पकड़ लेंगे, 1990 तक चीन और भारत एक जगह थे। अब मैं आपको बताऊं कि चीन बहुत पीछे था। सोचिए चीन के ऊपर एक तरह से जापान जैसे देश जिसकी आबादी अभी 12 करोड़ है, उसका कब्जा था। चीन धीरे धीरे बहुत सारी तमाम दिक्कतों से निकला। कल्चरल रिवोल्यूशन हुई माओ के नेतृत्व में। उसके बाद 90 के आसपास डेंग जियाओपिंग ने तमाम तरह के रिफॉर्म किए और भारत और चीन एक जगह खड़े थे 90 में। और भारत ने क्या किया? एक प्रोग्रेसिव स्टेप आया मंडल का, उसके खिलाफ वो भारत में जो तथाकथित रिग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे, मंडल ले आए। क्यों ले आए? कि कुछ लोग जो नीचे हैं, दूध बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठेला खींच रहे हैं, रिक्शा खींच रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो हमारी बराबरी में ना आ जाए। तो इतना जब आप अमानवीय सोच के रहेंगे तो आपको माने इस तरह की तो चीज़ें झेलनी पड़ेगी, नींद नहीं आएगी। जब आप दूसरों के लिए सोचेंगे कि नर्क मिले तो आपको नींद नहीं आएगी। अंत में वो आपकी नींद को प्रभावित करेगा। और यही हुआ और यही होगा आगे। उनको और भी ज़्यादा नींद नहीं आएगी। कम उम्र में वो डायबिटिक हो जाएंगे, बीपी के पेशेंट हो जाएंगे। मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये मानसिकता है। प्लेटो कहा करता था कि आप अपना शरीर नहीं जीते हैं, अपने विचार जीते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। प्लेटो को खाली पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ाया जाता है, मेडिकल साइंस में, लिटरेचर में, आर्ट्स में, सिनेमा में पढ़ाया जाता है। ऐसा दार्शनिक था जिसको किस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया जाता है, पहला चैप्टर उसी का होता है। हिंदी के आपकी वेस्टर्न थियरी में पढ़ाया जाता है प्लेटो का जो सिद्धांत है, जो साहित्य के प्रति है, तो सौंदर्य शास्त्र का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के ये जो लोग हैं ना, जो गाली दे रहे हैं, ये बीमार लोग हैं और ये निराश हो चुके हैं। इनको लगता है कि सब कुछ हमारे लिए है। इनको ये अमेरिका को नहीं देखता है। अमेरिका देखिए 12-13%, 13 से 14% वहाँ काले लोग हैं, अश्वेत। और अमेरिका ने 1861 में आइडेंटिफाई कर लिया कि ये समस्या है, ये स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। एबॉलिश किया उसको अब्राहम लिंकन ने, गोरे आदमी ने। और सारे जो अश्वेत चिंतक थे, चाहे वो फ्रेडरिक डगलस हों, आप इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे, इंग्लिश का 11वीं का पहला चैप्टर था ब्रूकर टी वाशिंगटन का, माई स्ट्रगल विथ एडुकेशन। उस आदमी ने, वो काला अश्वेत व्यक्ति, उसने जब वो गया स्कूल में एडमिशन लेने तो टीचर ने उससे झाड़ू लगवाया उस क्लासरूम में। उसने इस तरह से झाड़ा कि टीचर इतना इंप्रेस हो गया कि उसने उसको एडमिशन दे दिया, ब्रूकर टी वाशिंगटन को। और ब्रूकर टी वाशिंगटन ऐसा इंटेलेक्चुअल बना कि बाद में उसने एक इंस्टीट्यूट, विश्वविद्यालय बनाया टस्कनी में। मेरा कहने का मतलब चाहे वो फ्रेडरिक डगलस हो, मेल्कम एक्स हो, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, चाहे अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, मलेशिया हो, कोई भी ऐसा देश जो अपने वंचित लोगों के लिए अफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी न लाता हो, न काम करता हो, ऐसा है ही नहीं। आपको लाना ही पड़ेगा। वो आपके ही मिट्टी के लोग हैं। वो लोग, अब देखिए ना, गृह युद्ध हुआ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, लगा कि 10 लाख लोग मरे, 1 मिलियन लोग मरे उस युद्ध में। अंत में उसमें सफलता मिली उत्तर अमेरिका को, स्लेवरी खत्म हुई। लेकिन एक गोरे आदमी ने अब्राहम लिंकन को मार दिया, जैसे नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा। उसकी कीमत चुकाई अब्राहम लिंकन ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको याद करने की ज़रूरत है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, चाहे वो शरद यादव हों, चाहे वो रामविलास पासवान हों, चाहे नीतीश कुमार का भी योगदान है, डीएमके के करुणानिधि का योगदान है, स्टालिन का योगदान है, और जो भी पार्टियां, चाहे पिनराई विजयन हो, सभी ने एक प्रोग्रेसिव स्टेप की
बात की थी, इसकी बात की थी, उनको याद करने की ज़रूरत है। और ये सफलता का मामला है। हालांकि भारत बहुत पीछे है। जो काम आज से 70 साल पहले हो जाना चाहिए था, 47 में हो जाना चाहिए था, वो 2025 में हो रहा है। आप सोचिए कि आप कितने पीछे हैं। आप 3 करोड़ 4 करोड़ ट्रिलियन इकोनॉमी होने का, क्षमा करिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का लक्ष्य रख लीजिए, लेकिन आप चीन की तरह कब होंगे? 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुका है, अमेरिका 25 ट्रिलियन की हो चुका है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको ये जो अंतर विरोध हैं, सामाजिक विरोध हैं, ये सब कुछ खत्म करना होगा और मानवीय समाज के रूप में इवॉल्व होना होगा। जब तक आप एक ह्यूमन वर्ल्ड के ऑर्डर के रूप में इवॉल्व नहीं होते हैं, ये बीमारियां रहेंगी। ये बीमारियां हैं और उसी बीमारी से ये ग्रसित लोग हैं, उसी बीमारी से ये लोग पीड़ित लोग हैं। इनको कई तरह के इलाज की ज़रूरत है। एक मूवी है इनविक्टस, मतलब मुझे लगता है कि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो सबसे बेहतरीन मॉडल है वो नेल्सन मंडेला का मॉडल है। 27 साल जेल में रहने के बाद भी जब वो बाहर निकलते हैं, तो जब वो जिस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर किसी के मन में घृणा है तो घृणा को घृणा से ख़त्म नहीं कर सकते। इनविक्टस मूवी और उससे हम मोटिवेशन ले सकते हैं कि अंत में हम सब देश का हिस्सा हैं। होता क्या है कि बहुत बार इनर्सिया होती है कि जिस तरह से लोग रह रहे होते हैं उसी तरह से रहना चाहते हैं। मेरा कहना है कि हमें एक ऐसा सोसाइटी बनाना है जहाँ पे हम जब किसी इंसान को देखें तो इंसान के तौर पे देखें, जब हम किसी इंसान को देखें तो बराबरी के तौर पे देखें। एक मिनट यहाँ जोड़ देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए, कई फिल्में हैं, 12 Years as a Slave, Mudbound, Django Unchained, अब टरंटिनो की फिल्म है, स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है। फिल्म तो छोड़िए, बहुत पहले रैदास ने बेगमपुरा का कंसेप्ट दिया। एक ऐसी जगह बनाएंगे जो बिना गम की होगी। बिना गम का कहाँ हो सकता है? जहाँ खाली प्यार होगा। प्यार कैसे होगा? जब हायरार्की नहीं होगी, कास्ट नाम की बीमारी नहीं होगी। कास्ट एक बीमारी है, कास्ट एक कैंसर है सोसाइटी का। कास्ट नाम की बीमारी में तभी ना प्रेम होगा। अब आप अपने को ब्राह्मण मान के 24 घंटा सर ऊंचा करके घूमिए और किसी को नीचे समझिए, और ये हुआ है ऐसा। हम लोगों को बताया गया है, हम लोगों को बताया गया है। वो तो हम लोगों ने समझा कि नहीं ये गलत है, जो हमारे साथ हो रहा हम दूसरे के साथ नहीं करेंगे। तो ये समझिए, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली इससे, अब देखिए कबीर का अमर देसवा, तुकाराम के साथ किस तरह का उत्पीड़न हुआ। पंढरपुर, अब वो शिवाजी महाराज जिसकी आप मूर्ति बनवाते हैं जिनकी, लेकिन आप तुकाराम को नहीं नाम लेते हैं। तुकाराम के गुरु, मैंने शिवाजी महाराज ने उनको अपना गुरु माना, और तुकाराम जी ने इसी हायरार्की पर सवाल उठाया। नामदेव ने उठाया, गुरु नानक देव ने उठाया। उन्होंने सरबत दा भला का नारा दिया। गुरु नानक देव 1469 में पैदा हुए। उन्होंने कहा कि सबका भला, जबकि वो खत्री थे, अपर कास्ट थे, वैसे थे। लेकिन इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने देखा कि जाति के आधार पर उत्पीड़न है। तुकाराम, कबीर का अमर देसवा। हम लोग को ऐसी दुनिया चाहिए जहां सभी बराबर हों, प्रेम हो, प्रेम उसकी नींव हो, तब जाके वो जो बिल्डिंग होगी वो समता की होगी। और लड़ाई समता बनाम असमता की है। नहीं, आप जो यही कह रहे हैं सर कि जो भक्ति काल है, जो हिंदी साहित्य जब हम लोग पढ़ते हैं तो भक्ति काल में जो भक्ति काल के कवि हैं वो समानता की बात करते हैं। जैसे रैदास ने बोला कि सबसे बड़ा जाति अपमाना, और यही जब गुरु ग्रंथ साहिब संकलित किया गया तो तुलसीदास के रामचरितमानस का पद नहीं रखे गए, उसमें ना दोहे रखे गए। हिंदी के सारे कवि उसमें आपको मिल जाएंगे, निर्गुण धारा के, कृष्ण कवि धारा के, या बहुत सारी धाराओं के जो कवि हैं सब मिल जाएंगे आपको, लेकिन तुलसीदास इसीलिए नहीं रखे गए। एक और बात बता दूं मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि अगर आपको किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को बहुत वाइज बनाना है तो आप उसको गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा दीजिए या फिर उसकी बातें बता दीजिए, वो मानव हो जाएगा। वो अब जानबूझ के खराब हो जाए दूसरी बात है, लेकिन वो बिगड़ेगा नहीं। 40 गुरुओं की वाणी है, 40 गुरुओं की उसमें वाणी है। और आपने सही कहा, मानवीय संवेदना की बात करते हैं रामचरितमानस के तुलसीदास जी, लेकिन वो उनको वहीं पर जो समस्याएं हैं समाज की वो नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते थे। तो वो इसलिए नहीं जोड़े गए हैं क्योंकि उनका जो चिंतन है वो पूरा नहीं है। मानवीय संवेदना एक जगह है, मानवीय जीवन का चिंतन एक जगह है, लेकिन समाज का भी चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि उन गुरुओं की वाणी में इंक्लूडेड है, और इसमें वो नहीं है। और यही वो दिक्कतें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अच्छा, तमाम तरह की शूद्र गवार, ढोल पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, वहीं से निकला विवाद भी हुआ है। तो तुलसीदास जी ठीक है, वो अपने कवि हैं, ऐसे तमाम कवि हैं, लेकिन कवि तो वही है जो लिबरेशन की बात करे हर तरह से, चाहे वो आपके जीवन का हो या फिर आपके जीवन से तमाम तरह की विकृतियों का हो। और जब वो रास्ता दिखाए तो गुरु है। गु मने अंधकार, रू मने जो दूर करे।
जो आपके जीवन से अंधकार दूर करे, जो आपके जीवन में तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, जो सोचने का माने भ्रम है, उसको तोड़े और आपको रास्ता दिखाए। तो मुझे लगता है कि ये कास्ट सेंसस तो भारत के लिए बहुत देर से ही सही, लेकिन एक बहुजनों के लिए, एक मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए एक विक्ट्री है। लेकिन अब ये जिम्मेदारी मार्जिनलाइज सेक्शन की है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। यह ना सोचे कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ लेगा। आपको थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप जो भी कर रहे हैं, डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे आईएएस ऑफिसर हों, चाहे आईपीएस हों, उद्योगपति हों, छोटे कर्मचारी हों, कुछ भी हों, आपको अपने लोगों को सपोर्ट करना होगा। इसको एक बड़ा आंदोलन बनाना होगा। आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये उनसे अपील करता हूँ कि जब तक इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, वंचितों का उद्धार होने से रहा, क्योंकि उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। दूसरा अगर लड़ने जाएगा तो उसमें पॉलिटिक्स भी होगी, उसमें मिसलीडिंग कैरेक्टर्स भी होंगे, मिसलीड भी करेंगे और आपके मूवमेंट को सैबोटेज भी करेंगे, माने एक तरह से ख़राब भी करेंगे। तो अब कम से कम इतना वर्ग तो आ गया पढ़ा लिखा ओबीसी SC ST में कि जिसको कम से कम एकता बनाकर और आगे बढ़ने की ज़रूरत है।